नमस्कार। आज हम सत्र से प्रश्न पत्र क्रम 12 के अंतर्गत अंतिम साक्ष्य विधा विशेष के अंतर्गत अंतिम साक्ष्य उपन्यास का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली तासिका में अंतिम साक्ष्य की कथा वस्तु के ऊपर कुछ अध्ययन किया था। इसी को आगे कंटिन्यू करके आज देखेंगे। अंतिम साक्ष्य चंद्रकांता जी का एक प्रसिद्ध और प्रारंभिक उपन्यास है। उपन्यासकार चंद्रकांता जी ने अंतिम साक्ष्य उपन्यास में कश्मीरी जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। मात्र यह उपन्यास केवल कश्मीरी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उपन्यास की कथा वस्तु उपन्यास की मुख्य नारी पात्र मीना के संघर्षशील जीवन पर आधारित है। पूरे उपन्यास की कथा वस्तु जो है वह मीना मौसी के तथा मीना नामक जो पात्र है उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास की कथा वस्तु सिर्फ मीना की नहीं है, बल्कि एक परिवार के विघटन की, परिवार के टूटने की और बाल मनोविज्ञान की कथा है, जिसकी कथा वस्तु का अंत जो है वह बहुत ही विचारणीय और दयनीय होता है। लेखिका ने इस उपन्यास में परिवार के ढांचे, परिवेश, पीढ़ियों की सोच का अंतर तथा औरतों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को इस उपन्यास में स्थान देकर पाठक को इस विषय से अवगत कराने के साथ साथ सोचने को भी मजबूर किया है। अंतिम साक्ष्य जो उपन्यास है, इस उपन्यास में परिवार के टूटने, टुकड़े टुकड़े बिखरने की कहानी को बहुत ही प्रभावी ढंग से उपन्यासकार चंद्रकांता जी ने किया है। यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी है या यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी है जो धीरे धीरे बिखर कर उनका जो घर है, उनका परिवार है तथा उनका जो महल है वह किस प्रकार से टूटकर एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर धर्मशाला बनाने का भी कार्य चलता है, उसका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। ये सिर्फ परिवार के टूटने बिखरने की कहानी नहीं है, बल्कि चंद्रकांता जी के जीवन पर जिस कश्मीर की पृष्ठभूमि का गहरा प्रभाव था, उस कश्मीर का वर्णन भी इस उपन्यास में बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करने का कार्य चंद्रकांता जी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। क्योंकि चंद्रकांता जी ने अपने पिता के साथ कश्मीर को बहुत ही गहराई से देखा, समझा और यही बात इस उपन्यास इनके साहित्य में यहाँ प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास में अंतिम साक्ष्य उपन्यास में जीवन मूल्यों को प्रधानता दी गई है। इसे परंपरावादी आचार संहिता के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह एवं उनके स्वस्थ स्वाभाविक जीवन जीने की लालसा को व्यक्त किया गया है, या स्वस्थ स्वाभाविक जीवन जीने की उत्कंठा, आकांक्षा को एक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य चंद्रकांता जी ने किया है। उपन्यास में कश्मीर की संस्कृति,
वहाँ की विरासत ये भी यहाँ उस मायने में चित्रित होती हुई दिखाई देती है। उपन्यासकार चंद्रकांता जी ने अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ परखा भोगा है, उसको ही उसने इस उपन्यास की कथा वस्तु बनाकर पाठकों के सामने चित्रित करने का एक प्रामाणिक प्रयत्न किया है। इस उपन्यास की कहानी जो है वह प्रमुख पात्र मीना मौसी के संघर्षशील जीवन को प्रस्तुत करती है। मीना मौसी की कहानी मात्र इस उपन्यास की कहानी मीना की कहानी नहीं, बल्कि मीना मौसी की सारी जिंदगी की एक असफल यात्रा और सारी जिंदगी की इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वह सिर्फ मीना मौसी की माफ कीजिए, मीना मौसी की कहानी मात्र नहीं है। इस उपन्यास की कहानी श्री विमर्श की कहानी नहीं है, बल्कि मीना मौसी की सारी जिंदगी की एक असफल यात्रा और उनके संपूर्ण जीवन की त्रासदी और समाज के विभिन्न लोगों की मानसिकता के कारण उन्हें जिंदगी में उठाने जो कष्ट उठाने पड़े, उन कष्टों की त्रासदी की कहानी है। इस उपन्यास में इस उपन्यास में समाज की कुरीतियों को भी दिखाने की कोशिश की है और हमारी भारतीय समाज की दयनीय स्थिति का भी चित्रण इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अंतिम साक्ष्य जो उपन्यास है, इस उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु इसके उपन्यास की प्रमुख पात्र नारी पात्र जो है मीना नामक लड़की के जीवन से शुरुआत होती है, जिसके माता पिता नहीं है, वह अनाथ बच्ची है। माता पिता मीना जो है वह माता पिता विहीन है, जिनके माता पिता न होने के कारण वह अपने चाचा चाची के संरक्षण में रहती है और इसी कारण मीना जो है उसका विवाह उनके चाचा चाची 12 साल की उम्र में ही एक अधेड़ उम्र के बूढ़े के साथ कर देते हैं। मीना के माता पिता न होने के कारण बहुत ही कम उम्र में मीना का विवाह जो है वह एक बूढ़े लाला नामक व्यक्ति से कर दिया जाता है और यह बूढ़ा लाला जो है वह इस मुकाम पर था कि इतना बूढ़ा था कि उसके बच्चे जो कि पहली पत्नी के थे वो जवान थे। इस अवस्था में उसका विवाह करना उचित नहीं था। फिर भी मीना जो है वह लाला के पोती के उम्र की होती हुई भी उस छोटी सी लड़की से उससे विवाह कर लेता है और हालांकि बूढ़ा लाला जो है वह इस विवाह से अपराध बोध समझता है और उसे इस अपराध का बोध होता है। बाद में वह यह भी महसूस करता है कि उनके जो बेटे हैं वह उनके बेटे मीना को अपनी माँ के जगह पर नहीं मानते और वह मीना मौसी की मासूमियत पर दया करता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि उसके पुत्र जो है उसके बेटे इस नवविवाहिता को मीना को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसे अपराध लगता है और
बल्कि लाला यह भी महसूस करता है कि उसके बेटों की दृष्टि जो है वह मीना पर अच्छी नहीं रहती, और यही सोचकर वह मीना के चाचा चाची को जाकर मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारी बेटी को वापस ले जाओ। लेकिन वह जो लेकिन मीना मौसी के जो है उनके चाचा चाची के पास लाला जी वापस जाता है और वह कहता है कि तुम्हारी बेटी को वापस ले जाओ, और कहता है कि इस लड़की को वापस ले लो, पत्नी के रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मीना का तो हिंदू समाज के तहत अनुसार विवाह हुआ है, अब वह लड़की नहीं एक विवाहित स्त्री बन गई है। और उसी स्थिति में लाला जो है वह किसी तरह से पैसे का लालच देकर उनके मीना के चाचा चाची को पैसे का लालच देकर उन्हें किसी तरह से लौटा देता है और 5,000 रुपये की 5,000 रुपये देकर मीना मौसी को चाचा चाची को सौंप देता है। और फिर कुछ महीने बाद मीना मौसी की जो चाची होती है वह जगन नामक गुंडे से उसका ब्याह करवा देती है। उसे थोड़े महीने बाद ही जगन नामक जो व्यक्ति है वह बहुत ही गुंडे किस्म का आदमी है। वह दलाल मदनलाल की मदद से उन्हें कोठे पर बेच देता है और जगन नामक जो व्यक्ति है वह कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने मीना को कभी पत्नी के रूप में स्वीकृत नहीं किया, बल्कि उसे एक उपभोग की वस्तु के रूप में यह जगन मीना का प्रयोग करता है। और अंत में एक दलाल जिसका नाम मदनलाल है उससे मिलकर वह उसे यानी कि मीना को कोठे पर बेच देता है। मीना अब जो श्री है, हालांकि वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां पहुंचने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। उनके खुद का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वह मजबूर है इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। और उसका खुद का कोई कसूर नहीं होता। जगनलाल और मदनलाल जो व्यक्ति है मीना को कोठी पर भेज देते हैं और वहाँ पर मीना को एक संगीत शिक्षक से परिचय होता है। मीना की आवाज़ बहुत ही सुमधुर थी और यही कारण है कि कोठे पर होने वाली वहाँ की औरत लोगों का मन बहलाने के लिए मीना को संगीत की शिक्षा देने के लिए एक संगीत शिक्षक के साथ वह जोड़ देते हैं। लेकिन वह बेचारा एक अच्छा आदमी तथा एक नेक आदमी होने के कारण वह मीना को कोठे से भगा कर ले जाता है और एक रेडियो गायिका के रूप में उसे स्टार बना देता है। तब उसके उपरांत एक गंदी जिंदगी से निकलकर एक सभ्य समाज में पहुंचती है और अच्छे लोगों के साथ रह के एक स्वावलंबी महिला के रूप में वह अपना जीवन बिताती है और लोकप्रिय गायिका के रूप में ख्याति प्राप्त करती है।